आई हैव हैड ऐसे भी बच्चे आए हैं जो सुसाइडल थॉट्स के साथ, क्योंकि अब घर वालों ने शादी तय कर ली है, पता है कि अपने आप वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या होगा उस दिन। लिंग की मोटापन बढ़ सकती है या फिर लिंग की लेंथ। सो यस, वहाँ तक लिंग की लेंथ और गर्थ इंक्रीज हो जाती है। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ कोई आ जाता है। नमस्कार, आज हमारे साथ है डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट एंड्रोलॉजिस्ट एंड मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, बिहेरिया हॉस्पिटल, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। आज उनसे पुरुष में होने वाली जो उनकी पुरुषत्व की जो समस्या होती है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं, उसी टॉपिक में केंद्रित होके कुछ बातें करेंगे। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, थैंक यू। और सभी का स्वागत है इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे टॉक के लिए। ओके, सबसे पहले सर, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये होती क्या है सर, इसके बारे में कुछ। सो हम किसी भी किस्म की नपुंसकता को जो कहते हैं वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होती है, और इसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, इसलिए हर कोई अलग मानता है इसकी डेफिनेशन को। बहुत सिंपली हम लोग अगर इसको कहें तो यदि पुरुष और महिला के संबंध में सेटिस्फैक्शन ना हो, अगर वो जो संबंध बनाने की प्रक्रिया है वो पूरी ना हो, पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स ना हो, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। सर, अगर इनके कॉमन जो कारण होती है, कुछ कारण के बारे में अगर पूछा जाए तो आजकल हमने देखा है कि डायबिटीज़, हम कहते हैं इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल है दुनिया का, एंड डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बन गया है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। सो सबसे कॉमन कारणों में डायबिटीज़ है। इसके अलावा स्ट्रेस, जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, ओबेसिटी यानी कि वज़न, मोटापन बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें कारण बन के आ रही हैं। सर, एक जो कॉमन समझ है आदमी को कि जैसे ये नॉर्मली एजिंग के कारण से, जैसे एज जैसे ही बढ़ते जाती है ये प्रॉब्लम होता है। ये क्या सच है सर? यंग पर्सन में ये होती है कि नहीं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक स्टडी की गई थी जिसमें देखा गया था कि एज वाइज इंक्रीज सेक्सुअल फंक्शन का, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कितना होता है। और ये बात सही है कि एज वाइज डिक्रीज होता है फंक्शन में, बट ये कहना कि ये यंग लोगों में नहीं होता है, ये सही नहीं है। ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट अब आज के वातावरण में स्ट्रेस और ये सारी चीज़ों के साथ ये यंग पॉपुलेशन में बहुत बढ़ गई है समस्या। हमारे पास इतने सारे मैन बॉयज़ आते हैं जो कि अब शादी तय हो गई है, पता है मन में बहुत फियर है, बहुत वरी है कि परफॉर्म कैसे होंगे। मतलब आई हैव हैड ऐसे भी बच्चे आए हैं जो सुसाइडल थॉट्स के साथ, क्योंकि अब घर वालों ने शादी तय कर ली है, पता है कि अपने आप वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या होगा उस दिन। तो ये चीज़ यंग पॉपुलेशन में बहुत हो रही है। और एक और तरीके से भी, अब ठीक है हो गई शादी, हो गई, फिर वहाँ पर परफॉर्म नहीं किया, हम उसको अनकॉन्सुमेटेड मैरिज कहते हैं, शादी टूट गई, फिर दूसरा रिश्ता करना है, दूसरी शादी टूट गई। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे किस्से आते हैं जहाँ पर लड़का परफॉर्म नहीं कर पा रहा है बट फैमिली प्रेशर है, शादी हो जा रही है बट परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यंग एज में भी बहुत कॉमन हो रहा है। सर, एज यू टोल्ड, लाइक द पीपल आर कमिंग विथ वेराइटीज ऑफ कंप्लेंट्स। तो अगर आपके ओपीडी में सर ज़्यादातर कैसे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं? सो जैसे मैंने एक बताया कि या तो यंग है, शादी तय हो गई है और परफॉर्मेंस का कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसलिए आ गए, या शादी हो गई फिर टूट गई क्योंकि सेक्स नहीं हुआ, या हो गई संबंध बन गया, शादी हो गई संबंध नहीं बना बहुत साल और बच्चा पैदा होना है, सोसाइटी का प्रेशर आ गया कि भाई तुम्हारे 5 साल 6 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तो उस कारण से नहीं हो पाया। ये सारे कारणों में से ये इस किस्म की प्रेजेंटेशन आती हैं। फिर एक दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो कि ठीक है दवाइयाँ इस्तेमाल की, आजकल हम पता है बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दवाई ली, कुछ समय तक फ़ायदा हुआ, फिर दवाई ने असर काम करना बंद कर दिया, या दवा ने असर ही नहीं किया। डायबिटीज़ है, दवाई असर नहीं कर रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है, या फिर थोड़ी बड़ी उम्र में अब सेक्स की इच्छा भी कम होने लगी है,
हम एक हार्मोन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो शरीर में कम हो गया है, स्मोकिंग है हैबिट, डायबिटीज़ है, दवाई काम नहीं कर रही है, तो हर किस्म से इस किस्म से प्रेजेंटेशंस हो जाती हैं। सर एक बार अगर पेशेंट आपके ओपीडी में आ जाते हैं तो हाउ डू यू अप्रोच, आप कैसे अप्रोच करते हैं सर पेशेंट्स को? लाइक आई मीन टू से कि कैसे कैसे टेस्ट करवानी पड़ती है, टेस्ट की ज़रूरत होती है कि नहीं हर बार? बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, हमें शुगर देखना होता है अगर कंट्रोल में है या नहीं है। अगर एज 40 से ऊपर होती है तो हम टेस्टोस्टेरोन भी टेस्ट कराते हैं, यंगर एज में उसका इतना ज़्यादा संबंध नहीं होता है, बट हम इसको प्रैग्मेटिक अप्रोच कहते हैं, यानी कि दवा से कैसा रिस्पॉन्स होता है वो देखना ज़रूरी होता है। हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी एक कंडीशन की तरह मानते हैं, जिस तरीके से आप बाकी कंडीशंस को कंसिडर करते हैं जो कि शरीर में आ सकती हैं, डायबिटीज़ आ सकता है, ब्लड प्रेशर आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, उसी तरह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी टेम्पररी फिनोमिनन भी हो सकता है, और ये कंडीशन की तरह ट्रीट की जाए तो उसको हम दवा देंगे, देखेंगे उसका क्या असर हुआ, और वहाँ से देखेंगे कि ये नेक्स्ट लेवल की ट्रीटमेंट चाहता है या नहीं चाहता है। हम दवाई से शुरू करते हैं, दवा अगर असर कर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं असर करती है तो हम इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन का टेस्ट होता है। यदि इंजेक्शन नहीं काम करते हैं तो इसके लिए सर्जरी भी उपलब्ध है जो कि इसको 100% ठीक कर सकती है। जी सर। सर जो सर्जरी की बात कर रहे हैं सर, वो सर्जरी के बारे में कुछ बोल सकते हैं सर, किस किस्म की सर्जरी होती है? इस सर्जरी को पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी कहते हैं। पिनाइल इम्प्लांट का मतलब होता है कि हम एक यंत्र, एक डिवाइस को लिंग के भीतर डाल देते हैं जिससे कि वो क्षमता आ जाती है कि अब संबंध बन सकेगा। ये चीज़ बिना उसके नहीं हो पाती है, और जब ये यंत्र अंदर डाल दिया जाता है शरीर में तो ये पूरी तरह से काम कर सकता है, ये हमेशा के लिए काम कर सकता है, यानी कि हर बार जब उसको संबंध बनाने की इच्छा है वो काम कर सकता है। सर इस पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी की कोई टाइप्स होती है, डिवाइस की कोई टाइप्स भी होती है? दो किस्म के डिवाइस होते हैं। एक को हम मैल्लेबल डिवाइस कहते हैं, यानी कि ये हमेशा सख्त रहते हैं, इनको बेंड किया जा सकता है। आप इनको शरीर में जब इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको बेंड कर देते हैं। और एक डिवाइस होता है जिसको हम पंप वाला डिवाइस कहते हैं, यानी कि ये फ्लूइड मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म से पंप के ज़रिए कड़क हो जाता है, और जब ये नहीं इस्तेमाल करना तो बटन के ज़रिए इसको बंद किया जा सकता है। मैल्लेबल डिवाइस और इन्फ्लेटेबल या पंप वाला डिवाइस, इस किस्म के दो डिवाइसेस उपलब्ध होते हैं। सर अगर ये डिवाइस कोई पेशेंट रखना चाहे सर, तो इसकी कोई एज लिमिट होती है सर कि किस उम्र में, किस उम्र तक आप रखने की सलाह दे सकते हैं? आमतौर पर जो मैल्लेबल डिवाइसेस हैं ये तो आप लाइफ लॉन्ग रहते हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि किस उम्र में हमें इम्प्लांट करना चाहिए, तो ये जब अडल्ट लेंथ, पिनाइल लेंथ आ जाए तो उसके बाद कभी भी इम्प्लांट किया जा सकता है। उसके बाद इस इम्प्लांट को और वेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, और हमने बहुत एज, मतलब हमने 85 ईयर ओल्ड जेंटल में भी किया है, क्योंकि ये हमारा डिसीजन नहीं है कि कौन किस उम्र में संबंध बनाना चाहता है। जिस उम्र में संबंध बनाना चाहता है हम इम्प्लांट कर सकते हैं। सर आपने जो दो प्रकार की डिवाइस से जिक्र करी सर, जो मैल्लेबल और इन्फ्लेटेबल, ये दोनों, इस दोनों में से अच्छे कौन होते हैं सर? अगर हम सेटिस्फैक्शन की बात करें तो इन्फ्लेटेबल डिवाइस सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दोनों पार्टनर और पेशेंट को देते हैं, 90-95% से ज़्यादा। मैल्लेबल क्योंकि लिंग हमेशा टाइट रहता है इसलिए वो सेटिस्फैक्शन स्कोर थोड़ा कम होता है। दूसरी जगह पर मैल्लेबल इम्प्लांट जो होता है उसकी लाइफ लंबी होती है, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग रहता है, जबकि इन्फ्लेटेबल डिवाइस आमतौर पर 15-20 साल की लाइफ स्पैन रखता है। सर अगर ये पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी की कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है, अगर पेशेंट जानना चाहे तो यदि ठीक से ना किया जाए तो पिनाइल इम्प्लांट बिल्कुल काम का नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड जगह पर ही पिनाइल इम्प्लांट प्रोसीजर कराएं। जब जहाँ पर आप स्पेशलाइज सेंटर में जाते हैं वहाँ पर इतना कोई समस्या नहीं होती है, इतनी समस्या नहीं होती है। इन्फेक्शन एक रिस्क फैक्टर हम बताते हैं, बट इन्फेक्शन का चांस बहुत कम रहता है एक्सपर्ट सेंटर्स में उसके होने का। इसके अलावा इंजरी, पेशाब के रास्ते में इंजरी या इम्प्लांट इरोड हो जाना, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत रेयर होती हैं। अगर ढंग की जगह पर किए जाते हैं तो ये चीज़ें आमतौर पर होती नहीं हैं।
सो अगर इसको एक सेंटेंस में बोला जाए तो आप जैसे भी जगह पे नहीं किया जा सकता है, स्पेशलाइज़ सेंटर पे ही करने की ज़रूरत होती है, यही डेफिनेटली बोलना चाहेंगे। डेफिनेटली ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, इसके स्पेशलाइज्ड सर्जन्स हैं। जी सर। हम इसके लिए ऐसा वातावरण बनाते हैं कि यहाँ पर इन्फेक्शन की कोई चांस ना हो, इन्फेक्शन का चांस ना हो, कॉम्प्लिकेशन का चांस ना हो, इसलिए ऐसी जगहों पर ही ये प्रोसीजर करना उचित है। सर इस डिवाइस की फेलियर रेट के बारे में कुछ बोल सकते हैं? इस डिवाइस लगाया और बाद में सो फेल हो जाएगी कि आमतौर पर ये वारंटी में कवर्ड होते हैं फॉर डिवाइस फेलियर। मिनिमम 5 इयर्स की वारंटी कवर तो होती ही है। मैकेनिकल फेलियर रेयरली मिलता है। हम आमतौर पर देखते हैं ये मैकेनिकल फेलियर्स इसमें कॉमन नहीं है, ये पाए नहीं जाते हैं। सो ये इतने कॉमन चीज़ें नहीं है, बट हाँ अगर रेयरली कोई डिवाइस फेलियर होता है तो फिर देन कंपनी मेक्स श्योर कि वो उसको रिवर्ट करती है। इस साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो पिनाइल इम्प्लांट डिवाइस की फेलियर रेट के बारे में कुछ बोल सकते हैं सर? हमने मैकेनिकल डिसफंक्शन की बात कर ली, बट अगर हम लोग ये बात करें कि ये फेलियर, इसकी लाइफ स्पैन का फेलियर क्या है, तो आमतौर पर 10-15 साल तक ये डिवाइस फेल नहीं होता है अगर ये इन्फ्लेटेबल डिवाइस है। मैलेबल डिवाइस बहुत रेयरली फेल होता है क्योंकि इसका ब्रेकेज होना या इसका डिवाइस का ब्रेक होना बहुत एक रेयर पॉसिबिलिटी होती है, जो कि 20-25 साल बाद हम पाते हैं। जी सर। सर इस फेलियर को अगर पेशेंट फेलियर के बारे में अगर जानना चाहे या अगर ये डिवाइस फेल हो जाती है, पेशेंट अगर पहले मैल्यूअल इम्प्लांट लगाया है, बाद में अगर वो इन्फ्लेटेबल रखना चाहता है या पहले वो इन्फ्लेटेबल रखी हो, बाद में मैल्यूअल रखना चाहता हो, इज इट पॉसिबल सर? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो दूसरी जगह पर ऑपरेट किए गए हैं, इम्प्लांट या तो साइज़ छोटा, गलत साइज़ लगाया गया, या ठीक उचित इम्प्लांट नहीं था, या इन्फेक्ट हो गया, या फेल हो गया, और हम चेंज करते हैं। डिपेंड करता है किस कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड है। अगर कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर वो साइजिंग अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम तुरंत चेंज कर सकते हैं। इन्फ्लेटेबल को मैल्यूबल या मैल्यूबल को इन्फ्लेटेबल कर सकते हैं। जहाँ इन्फेक्शन होता है तो 3-6 महीने रुकना भी पड़ जाता है क्योंकि अंदर से सारा इन्फेक्शन शरीर का ख़त्म होना ज़रूरी होता है और फिर इम्प्लांट किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है किस कारण से फेलियर हुआ है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सर ऐसे इंडिया में अवेलेबल होने वाली जो अच्छे कंपनी की कुछ इम्प्लांट के बारे में बोल सकते हैं सर? सो AMS बॉस्टन साइंटिफिक एक बहुत ही रिकग्नाइज्ड कंपनी है। इनफैक्ट AMS इम्प्लांट अगर हम विश्व के बारे में बात करें तो वो हिस्टोरिकली फर्स्ट कंपनी है जिसने इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स बनाए, और अभी नहीं 1970 वाली दशा में बनाए। तो ऑलमोस्ट 50-55 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वहाँ पर, एंड इट इज़ अ वेरी रिकग्नाइज्ड कंपनी बॉस्टन साइंटिफिक। उनके इम्प्लांट्स डिपेंडेबल, रिलायबल होते हैं। हमारा सेंटर एक ऐसा सेंटर है उन गिने चुने सेंटर्स में से जहाँ पर सिर्फ AMS इम्प्लांट्स, पिनाइल इम्प्लांट्स नहीं बल्कि यूरिनरी स्फिंक्टर सर्जरी भी की जाती है। इनफैक्ट इज़ द ओनली सेंटर इन द कंट्री जहाँ पर इनको दोनों सर्जरीज को एक साथ भी किया जाता है। तो मुझे इस इम्प्लांट की रिलायबिलिटी पे बहुत कॉन्फिडेंस है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स इससे बहुत हैप्पी हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं यूज़ करके, एंड वी आर सेटिस्फाइड विद दैट। सर क्या इन डिवाइस इम्प्लांट करने के बाद में बहुत सारे पेशेंट जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि या गर्थ इंक्रीज हो सकती है, लिंग की मोटापन बढ़ सकती है या फिर लिंग की लेंथ बढ़ सकती है, इज इट पॉसिबल सर? सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्प्लांट जिसको LGX कहते हैं, जिसको लेंथ गर्थ एक्सपेंडर कहते हैं, और अपनी मैक्सिमल डिज़ायर्ड लिमिट जो बॉडी की फंक्शनल लिमिट होती है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। डिज़ायर्ड नहीं, फंक्शनल लिमिट। सो येस, वहाँ तक लिंग की लेंथ और गर्थ इंक्रीज हो जाती है। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ कोई आ जाता है, तो वो हम समझाते हैं, उनको काउंसिल करते हैं अकॉर्डिंगली कि क्या सही चीज़ है क्या नहीं है। ओके सर, अगर पेशेंट जानना चाहे कॉस्ट के बारे में तो सर कुछ लगभग सो हमारे यहाँ पर इम्प्लांट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारे नंबर्स, हमारे ईमेल एड्रेस और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, और आप हमसे संपर्क करिए, हमसे आकर मिलिए, क्योंकि जो उचित इम्प्लांट आपके लिए सही है उसके हिसाब से आपको क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या आप इंडियन इम्प्लांट सिलेक्ट करते हैं जो कि सबसे कम कॉस्ट का होता है, या आप मैल्यूएबल बॉस्टन साइंटिफिक वाला इम्प्लांट सिलेक्ट करते हैं, और या आप इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स सिलेक्ट करते हैं। रेंज वाइज 1-1.5 लाख में इंडियन इम्प्लांट्स होते हैं, 2-2.5 लाख में अमेरिकन इम्प्लांट होता है, 7.5 to 9 lakhs में इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स की वैराइटीज़ होती हैं। तो
बेसिकली आपको किस इम्प्लांट का सूटेबिलिटी होगा वो देख कर ही समझना होगा. आप हमसे संपर्क करने के लिए हमारे दिल्ली जो VNA हॉस्पिटल मालवीय नगर में यहाँ पर मिल सकते हैं. अब मैं दुबई में भी उपलब्ध हूँ महीने में एक बार. सो अगर कोई इंटरनेशनल पेशेंट हैं जो कि वहाँ पर उस रीजन में रहते हैं तो मुझे वहाँ पर भी मिल सकते हैं. सर महीने में कौन से हफ्ते में सर आप दुबई में मिलते हैं? सो यूजुअली इट इज़ द 3rd वीक, बट मेरी डेट्स 1 महीना पहले अनाउंस कर दी जाती हैं जब मैं वहाँ पर उपलब्ध होता हूँ. जी सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड अगेन मैसेज टू एवरीवन कि इसको हाइड मत करिए. ये एक चीज़ है जिसके साथ जीना ज़रूरी नहीं है. यू कैन फाइट इट. देयर इज़ ट्रीटमेंट, देयर इज़ सर्जरी, देयर इज़ वो इलाज है जो कि इसको पूरी तरह से ठीक कर सकता है. तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हमसे ज़रूर संपर्क करिए. थैंक यू वेरी मच.